दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, घर में आटा खत्म हो गया है, आज पुलाव बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माधवी जोर शोर से शॉपिंग में व्यस्त थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस तरह से वो जेठानी के बाद बड़ी मम्मी बनी थी, उसे तो मानो पर ही लग गए थे। आज दो संयोग एक साथ ही थे। एक तो उसकी देवरानी सुधा की बेटी को 6 महीने हुए थे और उसके घर का गृह प्रवेश भी था। ससुर जी तो साथ में ही रहते थे, पर किसी व्रत त्योहार या मौके पर सासू माँ के न होने की कमी उसे हमेशा खलती थी। लेकिन उसने जिस तरह से अपने देवर, ननद और ससुराल को संभाला, ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही निस्वार्थ भाव से, बिना कोई उम्मीद किए सबकी सेवा में हाजिर रहती। अभी तक शॉपिंग नहीं खत्म हुई क्या? अपने पति पंकज की आवाज से वह डर गई और धीमे से मुस्कुरा दी। अरे, आप कब आए? देखिए ना, कपड़े, झूला, तौलिया, खिलौने सब तो हो गया। अब फ्लाइट से जाना है तो कुछ और बजट तो हो नहीं पाएगा। पतली सी चैन ले लेते हैं। गोल्ड की दुकान पर जाकर माधवी ने पतली चैन देवरानी के बच्चे के लिए खरीदी। पंकज भी उसकी खूबसूरत सोच के दीवाने थे। आखिर हर किसी के लिए वो इतने दिल से जो करती थी। आखिरकार शॉपिंग खत्म हुई और दोनों घर आ गए। पंकज के भाई नीरज के घर बेंगलोर जाने की सबकी तैयारी थी। पंकज के दोनों बच्चे आगा, अर्नव भी बहुत उत्साहित थे। देवरानी सुधा को दिखावे और ढकोसले में बहुत मजा आता था। वर्किंग थी वो, इसलिए माधवी के सामने हमेशा वो खुद को बेहतर साबित करती रहती। सुबह 8 बजे की फ्लाइट से सभी बेंगलोर पहुंचे। घर की पूजा शुरू हो चुकी थी। सुधा की मम्मी और बहन ने मिलकर माधवी के परिवार वालों का स्वागत किया। पूजा समाप्त होते ही सब ने छोटी बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सुधा ने बच्चे से लाड दिखाते हुए कहा, देखो बड़ी मम्मी आई हैं, क्या क्या लाई हैं या खाली सली आई हैं। हंसते हुए माधवी झटपट तेजी से दौड़कर अपनी ट्रॉली बैग से बच्चे को देने वाला पैकेट, कुछ रुपये और चैन निकाल कर दी। माधवी ने आहिस्ता से जाकर सुधा के कान में पूछा, कुछ करना हो तो बताओ। सुधा ने उठकर माधवी से कहा, आप बस खाना बना दीजिए भाभी।
अच्छा खाना बनाती हैं आप, इसलिए मैंने बाहर से नहीं मंगवाया, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। आपकी मदद के लिए थोड़ी देर सोच में पड़ गई। माधवी की पूजा की तैयारी पहले से थी, तो सुबह से अब तक खाना क्यों नहीं बना। फिर अपने विचारों को झटक कर वह काम में लग गई। 20-20 में वह सुधा को आवाज लगा रही थी, पर सुधा भी आती हूँ कहकर टाल दे रही थी। 2 सब्जी छोले चटनी सब बन गए। तब वह आटा निकालने के लिए कमरे में कहने गई तो देखा वह अपनी मम्मी और भाई बहनों के साथ मिठाई और समोसे खाने में लगी थी। माधवी की बेटी आगा और अर्नव ने मम्मी को हिलाते हुए कहा, कुछ खाने दो न मम्मी, बहुत भूख लगी है। वो थकान और झुंझलाहट की वजह से उन पर बरस पड़ी। बच्चे सहम कर चुप हो गए। तब तक पंकज आ गए। उन्होंने माधवी को समझाते हुए कहा, काम दूसरों का कर देती हो और जवाब नहीं दे पाती हो तो सारी बौखलाहट झुंझलाहट अपनों पर निकालती हो। खाना ही तो मांग रहे हैं बच्चे, इतना गुस्साने की क्या जरूरत। तुम जब से आई हो लगातार किए जा रही हो। सुधा को बुला लेती, माधवी ने बताया। बुलाने ही आई थी तो देखी वो मायके वालों में इतनी व्यस्त हैं और सब खा पी रहे हैं। मैं रसोई में काम कर रही हूँ तो कम से कम मेरे बच्चों और पति के खाने का तो ख्याल रखे। और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। अब माधवी का देवर नीरज हाथ में प्रसाद के दोनों लिए हुए भैया भाभी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो माधवी ने प्रसाद लेते हुए पति और बच्चों को थमाया। नीरज ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, खाना तैयार है क्या भाभी? बहुत जोरों की भूख लगी है। माधवी ने कहा, सब कुछ तो बना दिया, आटा नहीं दिख रहा है। नीरज ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आप सुधा से पूछ लेती। पूजा से उठने के बाद भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। माधवी ने बोला, बुलाने ही तो गई थी, वो आई ही नहीं। फिर सुधा ने आकर कहा, याद आया मुझे, आटा तो खत्म हो गया है, लिस्ट में लिखना ही भूल गई थी। भाभी आप तब तक पुलाव बना लीजिए। माधवी ने 2 टूक जवाब दिया, सब तो मैंने ही बनाया है, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो। एक टक देखती रही सुधा अपनी जेठानी को, जो आज तक सबके लिए बिना कहे संतृप्त रहती थी। उसके मुंह से ये बातें शोभा नहीं दे रही थी।
पंकज के पापा बच्चे को माधवी का दिया हुआ ड्रेस और सैन पहना कर ले आए। सुधा ने देखते ही टोक दिया, पापा जी अभी ये कपड़े पहनाने की क्या जरूरत थी? जब मेरा मन होता तब पहनाती, और ये सैन क्यों पहनाया? इतनी पतली सी सैन का क्या फायदा? देना ही था तो कुछ अच्छा देते। पंकज और माधवी शांति से खड़े होकर सब सुन रहे थे और सुधा की सोच को लेकर असमंजस में थे। पंकज के पापा ने कहा, कैसी सोच है तुम्हारी छोटी बहू? बड़ी बहू कितना सब के लिए सोचती और करती है, फिर भी तुम उंगली उठा रही हो। अब माधवी को भी तकलीफ हो रही थी कि हर समय दूसरों के लिए जितना करो लोग उतना ज्यादा उम्मीद करते हैं। सोचते सोचते माधवी रुआंची हो गई और बिस्तर पर पैर मोड़कर चुपचाप अंदर ही अंदर रोने लगी। उसके ससुर जी पास जाकर बोले, मन छोटा मत करो, बहू जो करता है वही सुनता है और उसी से लोग उम्मीद भी रखते हैं। सुधा दोनों की बातें सुनकर आग बबूला हो रही थी और बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने पूछ ही डाला, मैं भी नौकरी करती हूँ पापा जी, और घर का काम भी। मेरे काम में क्या खोट नजर आया आपको? बेटा, हर इंसान का अपना महत्व है, लेकिन क्या तुमने देखा माधवी जेठानी होकर तुम्हारे सारे काम को कैसे एक पैर पर खड़ी होकर कर रही है? मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ और बहनें भी हैं, कोई रसोई झाँकने नहीं आया। और दूसरी बात ये कि तुम माधवी पर आरोप लगा रही हो, सिर्फ कपड़े और पतली सी सैन दी। तुम मुझे ये बताओ कि अर्नव को देखने पर तुमने क्या दिया था? सिर्फ एक कपड़ा है ना? मुझे तब भी देखकर बहुत दुख हुआ था। तुम भाइयों के बीच में दीवार नहीं करना चाहता था, इसलिए मन में रख लिया, पर आज तुमने मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। सुधा ने बोला, पापा जी छोटी हूँ मैं, भला क्या दे सकती हूँ? दीदी तो बड़ी है। दीदी ने ही शुरू में कहा था जब मैं उनको साड़ी ले जाकर दी थी, छोटी तुमसे बड़ी हूँ, मैं मत लाया करो ये सब। हाँ बेटा, सब याद है, पर बात अपनी सोच की है। तुम हर जगह ये कहकर बसते आई कि मैं छोटी हूँ, क्या दे सकती हूँ? तुम दोनों नौकरी करते हो, रिश्ते में नहीं तो रुतबे में तो बड़े हो ही। कहाँ लिखा है कि देने का हक सिर्फ बड़ों का है और लेने का हक सिर्फ छोटों का? ससुर जी ने दोनों के चेहरे के भाव भंगिमा पढ़ते हुए कहा, तुम जेठ
जेठानी को नहीं दे सकती, पर उसके बच्चे तो तुमसे छोटे हैं। जब तुमने दिया ही नहीं तो लेने की उम्मीद कैसे? शुक्र है कि वो निष्पक्ष सोचती है, वरना वो भी तुम्हारी तरह एक कपड़ा ही लाकर पकड़ा देती। तुमने ये देखा कि उसने सैन हल्की लाई, ये नहीं देखा कि सैन लाई। कितने सारे कपड़े लाई, और सबसे बड़ी बात की फ्लाइट में भी 30,000 रुपये खर्च हुए। अब सुधा की आंखें खुल रही थी और वो गलानी महसूस कर रही थी। आंखों के आंसू को छिपाते हुए वो माधवी के पास जाकर माफ कीजिएगा दीदी बोली, और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ससुर जी ने सुधा को बुलाते हुए माधवी के पास खड़ा किया और बोले, मैं हमेशा तुम लोग को सिखाने के लिए यहाँ बैठा नहीं रहूँगा। बहु अच्छा है, तुम दोनों को ही आगे चलकर घर बसाना है तो दोनों एक दूसरे को बिना शिकवे शिकायतों को स्वीकार करो, नहीं तो जीवन भर सिर्फ गलानी में रहोगी। और मन में एक बार किसी कारणवश कड़वाहट आ गई हो तो सहकर भी सुखद जिंदगी नहीं जी पाओगी। और सुधा बेटा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मन का कड़वाहट हटाओ और दोनों खुश हो जाओ। माधवी, तुम भी अपने मन से मलाल हटा लो बहू, और तुम जैसे थी हमेशा वैसी ही रहना। छोटी बहन समझकर इसकी बातों को दिल से नहीं लगाना। माधवी और सुधा दोनों गले मिली और माधवी ने सुधा के आंसू पोंछते हुए बोझिल माहौल को हल्का व सुखद किया। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि बस मन बड़ा होना चाहिए। किसी को भी कुछ देने के लिए ऐसा नहीं है कि छोटे लोग कुछ नहीं उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और मन में फैली कड़वाहट आपसी रिश्तों में भी जहर घोलती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।